देखिए बेटा इधर यहाँ पे, गुड इवनिंग। अब बच्चे अभी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा समझते हैं कि अभी जितने भी आपने लेक्चर्स अटेंड करे हैं उसके अंदर हमने क्या क्या करा। जो अभी आपके रिसेंट लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने सिर्फ ये सीखा था कि सर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं हमारे। फिर बच्चे हमने उसके अंदर ये सीखा कि अगर हमारे पास आइटम्स दी हुई हैं तो हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, किसके लिए, कैपिटल, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और रिवेन्यू के लिए। अब उसके बाद आज की जो सेशन रहने वाला है ना आपको, अब आप जा रहे हो अपने अकाउंटिंग के मेन स्टेप की तरफ जिसे बोलते हैं हम प्रैक्टिकल। आज के सेशन से आपका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो कॉमर्स लेते हो, ठीक है, और स्पेशली आते हो कॉमर्स के अंदर तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए ही आते हो। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपने सुना होता है सर प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल आपको पसंद है तभी आप उसको चूज करते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिकल इसके अंदर होता किस तरीके का है उसका समझने से पहले हमें ये समझना है बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक रूल क्लियर किया था जिसका नाम था यहाँ पे क्या, क्लियर। अब क्लियर के अंदर जो रूल हमने स्पेसिफाई किया था बेटा वो था डेबिट और क्रेडिट। इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे एक्सपेंस और असेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। उसके अलावा जितने भी बचे हुए टर्म्स हैं हमारे वो उसका वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट चलते हैं। डिक्रीज होने पे वो डेबिट होंगे और इंक्रीज होने पे क्या होंगे बच्चे, वो क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सबसे पहला, राइट डाउन द फॉलोइंग item in debit or credit if they are increasing। क्वेश्चन है आपका ये, क्या राइट डाउन द फॉलोइंग आइटम्स इन डेबिट और क्रेडिट इफ दे आर इंक्रीजिंग, अगर वो क्या हो रही है बेटा यहाँ पे, इंक्रीजिंग। तो इस आज वाले सेशन में हम दो चीजें सीखेंगे सर, डेबिट और क्रेडिट में कैसे जाएगी आइटम, और अगर क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, जितनी भी आइटम्स अभी मैं नीचे लिखूंगा वो सारी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसमें क्या लगाना है बच्चे, अपना रूल फिर लगाना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा यहाँ पे क्या, आइटम्स। तो उसके बाद आपने उसका क्लासीफाई क्या करना है यहाँ पे, उसका नेचर, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको बेटा यहाँ पे फर्स्ट आइटम दी हुई है, मान लीजिए मशीनरी। पहली आइटम क्या गिवन है बच्चे मेरे को यहाँ पे, मशीनरी। मशीनरी का नेचर क्या होगा बेटा, असेट्स। मशीनरी का नेचर क्या होगा सर, असेट्स, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा हुआ है कि वो इंक्रीज हो रही है, तो असेट्स का रूल क्या है बेटा, इंक्रीज होने पे कहाँ पे जाती है वो, डेबिट साइड में। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, ये कौन सी साइड में जाएगी हमारी, डेबिट साइड में जाएगी। इजी है, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट नेचर क्या होगा बेटा इसका, लायबिलिटी, क्योंकि अभी पे करना बाकी है। तो इसके नेचर के आगे आप क्या स्पेसिफाई कर लेंगे यहाँ पे, लायबिलिटी होती है सर ये हमारी। अब लायबिलिटी का रूल क्या है सर, यहाँ पे आएंगे सर। अगर लायबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है तो कहाँ पे जाती है सर, क्रेडिट में जाती है। कहाँ पे जाती है सर, वो क्रेडिट में। तो आप इसके आगे मेंशन कर देंगे यहाँ पे कौन सी साइड हो गई बच्चे, ये क्रेडिट साइड हो गई। इसके बाद थर्ड एंट्री पे आते हैं बच्चे। थर्ड एंट्री है मेरी यहाँ पे, सैलरी पेड। क्या है बेटा, सैलरी पेड। क्या होगी बेटा ये, एक्सपेंस। इसका नेचर क्या होगा सर, एक्सपेंस होगा। तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया क्या, एक्सपेंस। तो अब ये सर एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस का रूल देखते हैं सर। एक्सपेंस का रूल क्या होता है सर, ये जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है यहाँ पे, डेबिट होता है।
तो आप इसके सामने मेंशन कर दीजिए बेटा क्या कि सर ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए बेटा, आप इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर। सर नेक्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे अब आप, यहाँ पे है बेटा मेरा नेक्स्ट टर्म इंटरेस्ट रिसीव्ड। टर्म है मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या होगा बेटा ये हमारा पैसा आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल रिवेन्यू। तो सर इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा सर यहाँ पे रिवेन्यू होगा। और रिवेन्यू का नेचर मैंने क्या बताया बेटा, जब इंक्रीज होगा तो कहाँ पे जाएगा ये क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा हम अपने फिफ्थ टर्म के ऊपर। ठीक है, अब यहां तक हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कैश, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनर। क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे ओनर। क्या होगा बेटा कैपिटल। कैपिटल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका नेचर मेंशन करा सर कैपिटल होगा। और कैपिटल का जो रूल है बेटा वो क्या है यहाँ पे कि अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसके सर ये क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पे ये क्रेडिट होगा। ठीक है, डाउट पूछो अगर किसी का है कुछ तो अभी। हाँ जी, नहीं बेटा, इनका क्वेश्चन क्या है सर यहाँ पे, सर ये कैश है, ये ओनर का है, तो ओनर का मतलब क्या है, आप एंट्री किसके लिए कर रहे हो अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था डाउट में कि सर ये जो कैश है, कैश के आगे आपने लिखा ओनर, तो आप ये कहना चाहते हो कि सर ये जो कैश है ना ये ओनर का है। बिल्कुल ठीक बात है, ये कैश ओनर का ही है। अब ये जो इनकी मिस्टेक नहीं कह सकते इसमें, लेकिन ये सोच किसके हिसाब से रहे हैं, ये ओनर के हिसाब से सोचने लग गए। जबकि अकाउंटिंग का पहला रूल ही क्या है कि हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो अब यहाँ पे ये जो एंट्री कह रही है वो क्या कह रही है कि ओनर ने कैश लगाया है किसके अंदर, बिजनेस में। तो मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो ये क्या बन गया बेटा, ये कैपिटल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जहां पे देखो आपको इससे आज एक लेसन मिलता है कि सर जहां से अपना दिमाग थोड़ा सा भी चेंज करके सामने वाली पार्टी पे लगाएंगे वहीं पे सारी एंट्री उल्टी हो जाएगी। रीजन समझा देता हूँ आपको एक बेसिक से एग्जांपल लेके। भाई आप में से कोई बच्चा मेरे पास आया, मान लो अनन्या आई, ये मेरे पास आती है, ये मेरे को फीस पे कर रही है। अब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मेरे लिए क्या है वो रेवेन्यू है, अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है बेटा एक्सपेंस है। लेकिन जहां मैंने अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के एंट्री करी तो मैं रेवेन्यू की जगह क्या एंट्री कर दूंगा, यहाँ पे एक्सपेंस की एंट्री कर दूंगा। तो सेम बिजनेस और बाकी एंट्रीज का होता है। तो आपको अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखनी है कि सर हमें एंट्रीज किसके हिसाब से करनी है, बिजनेस के हिसाब से करनी है। क्लियर है ये सारा? चलिए, अब ये पूरा समझ आ गया कि कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है हमें। ठीक है, अब इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जिसके अंदर मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर ये सब क्या हो रहे होंगे बेटा, इंक्रीज की जगह डिक्रीज होंगे तो क्या इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बच्चे अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, यहीं पे मेंशन कर लेता हूं, ये वाली आइटम्स जो थी ना बेटा ये सारी कौन सी थी, इंक्रीज की थी। अब जो अगली वाली मैं लेने वाला हूं वो सारी किसके अकॉर्डिंग बतानी है आपको, डिक्रीज के अकॉर्डिंग बतानी है। किसके अकॉर्डिंग बनानी है, डिक्रीज के। अब सिक्स्थ एंट्री है बच्चे मेरे पास यहाँ पे, सिक्स्थ में यहाँ पे लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा, नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा। इनका कहना है सर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेंस होगा। और कोई बताएगा इसके अलावा? इनका कहना है सर कैपिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप अपना एक्सपेंस क्लियर करो उसी के अंदर माइक में। एक्सपेंस क्यों होगा आपके अकॉर्डिंगली? क्योंकि हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए। इनका कहना है सर हमने किसी चीज में इन्वेस्ट करा इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, ये एक्सपेंस हो गया। आप अब उससे दो, ये आप मेरे को ये समझाओ बेटा कि आपने बोला सर कैपिटल क्यों होगा। सर क्योंकि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और अगर एक्सपेंस होगा तो वो हमारे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल है। ठीक है, कहीं यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट ओनर ने करी है या बिजनेस में करी है? नहीं मेंशन, तो कैपिटल तो नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया अब हमें। ठीक है, क्योंकि जब तक ये मेंशन ना हो कि ये इन्वेस्टमेंट ओनर के द्वारा करी गई है तब तक बिजनेस उसको कैपिटल नहीं मानेगा, पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूँ, चाहे बिजनेस ने करी है चाहे किसी ने भी करी है बेटा, इन्वेस्टमेंट हमें समझना है कि इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं। पहले ये बताओ, सुनो मेरी बात, प्रॉफिट कमाने के लिए,
चलो और बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट बेसिकली इसीलिए होती है कि हम फ्यूचर में उससे क्या अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से करते हैं, दो इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ बेसिकली। आपने क्या करा बेटा, एक प्रॉपर्टी खरीद ली 50 लाख रुपए की, वो जो 50 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो अब आपकी क्या है, एसेट। चेंज हो गया माइंड हमारा बड़ी जल्दी, ठीक है। चलो अब आपने क्या करा, 10 लाख रुपए का अभी न्यूज आ रही है कि भैया गोल्ड ना बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो मम्मी पापा ने कहा कि यार इन्वेस्ट कर लेते हैं, 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया फटाफट से। अब वो जो 10 लाख रुपए का गोल्ड आपने खरीदा है वो क्या है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन क्या है वो, समझ आ गई क्या हुआ। तो इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है बेटा, हमारी असेट्स होती हैं। सोचोगे तो आपके पास सारे आंसर्स हैं, कहीं से नहीं निकल के आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है सर, असेट्स हैं। और रूल क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कि अगर असेट्स क्या हो रही है बेटा, अब डिक्रीज हो रही हैं, तो डिक्रीज होने पे असेट्स क्या होती हैं हमारी, क्रेडिट होती हैं। डिक्रीज होने पे असेट्स क्या होती है बच्चे हमारी यहाँ पे, क्रेडिट होती हैं, ठीक है। अगला 7th पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहा हूं इसको जरा ध्यान से समझ लेना। मैंने एक टर्म लिखा बेटा यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी किसके पास है, अब क्या होगा, असेट्स होगी, बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने कहा सर ये असेट्स होगी, तो आपको रूल बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मेरा क्वेश्चन कुछ, मशीनरी तो आप सबको पता होगा, प्लांट मशीनरी क्या होती है, मशीनरी का पौधा नहीं हो सकता, तो प्लांट मशीनरी है क्या चीज ये, हमने बताई नहीं, आपने पूछी नहीं, कोई बात नहीं सर चल जाएगा, कभी तो पता चली जाएगी 2-4 साल में, है ना। तो पहली क्लास में लेक्चर दिया था कि बेटा कुछ ना समझ आए तो अपने आप एज्यूम नहीं करना, हमें पूछ लेना है क्या होता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, नहीं पता। प्लांट पूरी यूनिट होती है, बिग यूनिट, ठीक है, थोड़ा सा आंसर आया। देखो प्लांट एंड मशीनरी पता है क्या कहते हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कहीं पे ना पेट्रोल का प्लांट लगा हुआ है, क्या बोलेंगे, वहां पे पेट्रोल का प्लांट लगा हुआ है, बिजली का पावर प्लांट लगा हुआ है। प्लांट मतलब एक बहुत बड़ी यूनिट जहां पे मशीन्स तो लगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज का उत्पादन यानी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो वो जितना भी सेक्टर होता है, मशीनरी तो उसका एक यूनिट हो गया बेटा, सिर्फ एक कि उसमें एक मशीन लगी हुई है, लेकिन जहाँ पे ऐसी 100 यूनिट लगी हुई है, 100 मशीन्स लगी हुई हैं, उस तरीके की जगह को क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बोला गया। क्या बोला जाता है उसको, प्लांट एंड, होती है असेट्स ही है। चाहे देखो पहली बात तो कभी अकाउंट्स में अकेला प्लांट आएगा नहीं, आएगा तो कैसे आएगा, वो प्लांट एंड मशीनरी के रूप में ही आएगा। तो अगर मशीनरी है तब भी वो असेट्स है, और अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तब भी क्या है बेटा, वो असेट्स ही कहलाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई करता हूँ, दो चीजें बता रखी हैं लेकिन आपसे पूछनी है मेरे को बेसिकली कुछ चीजें। यहाँ पे बेटा एक टर्म गिवन है सैलरी, क्या गिवन है बेटा हमें यहाँ पे, सैलरी। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड क्या होगा बेटा इसका नेचर, पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है, आ रहा है। तो पैसा आता है तो इनकम है या खर्चा है, इनकम, इनकम को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा यहाँ पे, रेवेन्यू हो गया। तो इसका नेचर क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, रेवेन्यू कहलाएगा। अब रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो बेटा वो क्या होता है यहाँ पे, डेबिट होता है। क्या होता है हमारा यहाँ पे, डेबिट होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपके लिए क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे मैंने लिखा वेजेस लिख दिया बेटा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वेजेस। क्या होंगी बेटा वेजेस, रेवेन्यू। यहाँ पे मेंशन है कि रिसीव हुई है। जब कोई चीज मेंशन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं उसको, पेड मानते हैं। तो पेड करिए तो क्या है अब हमारा, ये एक्सपेंस है, ठीक है जी, ये एक्सपेंस है, ठीक है। और ये डिक्रीज होता है तो ये क्या होता है बेटा हमारा, क्रेडिट होता है। अब यहाँ तक तो ये चीज समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई। मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना उसे सुनना आप ध्यान से। सैलरी और वेजेस सबको पता है ये होती है कुछ, दोनों टर्म सुने हुए हैं सबने, चलो सुने हुए हैं। मुझे कोई बच्चा ये बताएगा डिफरेंस क्या है सैलरी और वेजेस के अंदर। सैलरी मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में होती है और वेजेस डेली बेसिस पे होती है। ठीक है, एक एग्जांपल बहुत अच्छा परफेक्ट दिया उसने कि सर सैलरी जो होती है वो मंथ के एंड में एक महीने में मिलेगी, वेजेस जो होती है बेसिकली कैसे मिलती है वो हमें
पर डे भी मिल सकती हैं, पर आवर भी मिल सकती हैं, दिहाड़ी भी बेसिकली हम कह सकते हैं। चलो और कोई बताएगा? अभी स्पेसिफाई अच्छे से नहीं हुआ, एग्जाम्पल परफेक्ट बताया उसने। कोई और? नहीं? देखो पता है, अब देखो यहाँ पे बेटा सैलरी, आपको ना एग्जाम्पल समझने हैं। सैलरी मिलती किसको है बेटा? सबसे पहले सैलरी मिलती है बेटा आपको फिजिकल, सॉरी, सैलरी मिलती है बेटा आपको यहाँ पे मेंटल वर्क इन ऑफिस। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पापा किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं वेजेस लेके आ रहा हूँ जी वहां से? ऐसा नहीं है वेजेस डेली बेसिस पे मिलेंगी, वेजेस भी कई बार 1 महीने के बाद मिल सकती हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पापा की नौकरी लगी हुई है, पापा जॉब कर रहे हैं और पापा वहां से आके कहते हैं मुझे इस महीने की वेजेस मिल गई? नहीं कहते ना। रीजन है कि वहां पे वो कौन सा काम कर रहे थे? ऑफिशियल काम कर रहे थे। यहाँ पे लिखा ना ऑफिस, इसको हम लिख सकते हैं कौन सा वर्क हो रहा है वहां पे एक तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, आपका जो दूसरा टर्म था वो क्या था यहाँ? ये बेटा जो मिलती है ना, ये ज्यादातर मिलती है किसके लिए? फिजिकल वर्क। और ये होता कहां पे है ज्यादातर? इन फैक्ट्री। और ये करती कौन है ज्यादातर? इसको बोला जाता है क्या? लेबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लेबर। तो इसको आप पर डे भी दे सकते हो वेजेस, इसको आप मंथली भी दे सकते हो, आप इसको हफ्ते के हफ्ते भी दे सकते हो, जैसा आपका डिसाइड हुआ आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो वेजेस दी गई हैं ये किसको दी गई है? लेबर को दी गई हैं। वहां पे जो सैलरी दी गई है वो किसको दी गई है? ऑफिशियल स्टाफ को दी गई है। अब जो यहाँ पे काम करते हैं ना, होते सारे एम्प्लॉयज ही हैं, लेकिन वो कौन सा हो गया? ऑफिस स्टाफ हो गया। ये कौन सा स्टाफ हो गया? हमारी फैक्ट्री का स्टाफ हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इसका यूज जो होगा आपका सेकेंड टर्म में होगा, वो हम देखेंगे कहाँ पे हुआ, याद रखना बस तब तक। ठीक है, अब क्लियर हो गया ये क्या होता है? चलो अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं आपको। पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। कुछ रेंट आउटस्टैंडिंग था वो मैंने पे कर दिया, क्या होगा बेटा? एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा। देखो अगर मैं यहां से पेड हटा दूं, लायबिलिटी। अगर मैं यहां से पेड हटा दूं तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है अभी रेंट देना बाकी है तो मेरी लायबिलिटी है। अब मैंने क्या लगा दिया कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट था लेकिन मैंने अब वो पे कर दिया, तो अब मेरा क्या बन गया? वो एक्सपेंस बन गया। यहाँ पे क्या बन गया बच्चे मेरा? वो एक्सपेंस। तो इसका नेचर भी क्या है? एक्सपेंस है। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिट होगा। रूल समझ आ गए? डेबिट क्रेडिट कैसे होनी है चीजें। ठीक है, ये अभी क्या है? विदाउट नंबर्स है, लेकिन नंबर्स के केस में भी ऐसे ही होगा। ये बढ़ रहा है या घट रहा है वो देख के हमें डेबिट और क्रेडिट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।